जो उन्हें रात बिताने के लिए जगह दे देती है। सारा और हेनरी अपने अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। आधी रात को जब सारा की नींद खुलती है तो वो देखती है कि हेनरी अपने बिस्तर से गायब हो चुका है। सारा हेनरी को ढूंढने का प्रयास करती है और उसी क्षण उसे समझ में आ जाता है कि इस हवेली में आकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि वो उस हवेली में आकर फंस चुके हैं। अब आगे इस कमरे से इतनी दुर्गंध है कि अगर मैं कुछ देर और यहाँ रही तो इस बदबू से मेरा दिमाग सड़ जाएगा। सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है यहाँ। ये मैं कहाँ फंस गई हूँ। प्लीज गॉड, प्लीज हेल्प मी। हेनरी पता नहीं कैसा होगा। तभी सारा को किसी छोटी बच्ची के हंसने खिलखिलाने और नर्सरी राइम्स गाने की आवाज सुनाई देने लगती है। ये बच्ची कौन है यहाँ? क्या मेरे अलावा कोई और भी फंसा हुआ है यहाँ पर? क्या वाकई इस हवेली में उस बुढ़िया की कोई पोती रहती है? हो सकता है कि बच्ची अपनी दादी की तरह ना होकर थोड़ी नॉर्मल हो। हाँ। सारा उठकर कमरे की हॉल में से बाहर झांकने की कोशिश करती है। बाहर उसे एक 5 साल की छोटी सी बच्ची उछल कूद करती हुई नजर आती है। ये बच्ची तो एकदम नॉर्मल लग रही है। इस बुढ़िया की पोती यही है क्या? इस बच्ची से पूछती हूँ यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता किधर है। हो सकता है कि मेरी कुछ मदद कर सके। सारा धीरे से अपना दरवाजा खोलती है और सामने खेल रही बच्ची को आवाज लगाती है। बेटा सुनो, क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बता सकती हो? तुम इस हवेली में रहती हो क्या? सारा की आवाज सुनकर अभी तक दरवाजे की ओर पीठ करके खेल रही बच्ची सारा की ओर मुड़कर देखती है। उस बच्ची को देखकर सारा के मुंह से एक जोरदार चीख निकल जाती है। बच्ची का पूरा चेहरा खून से लथपथ था। सर के ऊपर एक गहरी चोट का निशान दिखाई दे रहा था। ऐसा लगता था किसी ने भारी भरकम चीज उसके सर में दे मारी हो। अपने सर से बहते खून से बेखबर वो बच्ची आराम से वहां बैठी हुई थी। सारा को देखकर अचानक उस बच्ची के चेहरे के भाव बदलने लगते हैं और उसके शरीर की हड्डियां एक एक कर चट-चट की आवाज के साथ टेढ़ी-मेढ़ी होने लगती है। बच्ची का चेहरा दूसरी ओर घूम जाता है और पैर भी उलट जाते हैं। ये सब देखकर सारा का दिल उछलकर मानो उसके मुंह में आ गया था। रोते हुए वो वहां से भागना शुरू कर देती है। पीछे से उसे फिर से उस लड़की की नर्सरी राइम्स गाने और डरावनी हंसी हंसने की आवाज सुनाई देने लगती है। इस सुनसान हवेली के अनगिनत कमरों के पीछे ना जाने कितने राज दफन थे। सारा मदद की तलाश में बेसमेंट के एक कमरे से होते हुए दूसरे कमरे में दौड़ लगा रही थी, लेकिन वो नहीं जानती थी उसकी ये लुका छिपी कितने समय और चलने वाली है। एक सुनसान से दिखाई देने वाले कमरे में सारा जाकर सिमटकर एक कोने में बैठ जाती है और आसपास हो रही हलचलों पर बारीकी से नजर रखने लगती है। अचानक ही उसे घड़ी के 2 बार घंटे बजने की आवाज सुनाई देती है और उसी के साथ किसी के भयानक रूप से चीखने की आवाज भी उसके कानों में पड़ने लगती है। इससे पहले कि सारा कुछ भी समझ पाती, एक झटके से कमरे के पीछे की तरफ का दरवाजा खुल जाता है और धीमे कदमों से कोई उस कमरे के अंदर आने लगता है। सारा के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। डरते हुए सारा धीरे से खुले हुए दरवाजे की ओर देखती है। सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें हैरत से खुली रह जाती है। दरवाजे से हेनरी धीमे कदमों से धीरे धीरे उसकी ओर ही चला आ रहा था। हेनरी को अपनी ओर आता देखकर सारा हक्की बक्की रह जाती है और अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है। एकाएक वहीं सड़ी गली लाशें आकर हेनरी के ऊपर टूट पड़ती है। हेनरी की चीखों और खून के छींटों से अगले कुछ पल सारा के लिए बिल्कुल धुंधले से पड़ जाते हैं। कुछ ही पलों के भीतर हेनरी खून से लथपथ होकर सारा के सामने जमीन पर गिर पड़ता है। हेनरी के शरीर से खून का एक एक कतरा चूस लेने के बाद वे सारे मुर्दे फिर से बेजान होकर वहीं गिर पड़ते हैं। जान से भी ज्यादा प्यारे हेनरी को उन डरावनी लाशों के बीच ऐसे पड़ा देख सारा के होश उड़ जाते हैं और वो पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। सारा बिल्कुल बेसुध हो गई थी। तभी एक बार फिर से सारा को छड़ी की टक टक सुनाई देनी शुरू हो जाती है। देखा,
मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। चलो अब अच्छे बच्चों की तरह आओ मेरे पास। कौन हो तुम? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्या चाहती हो मुझसे? चली जाओ, चली जाओ। अभी भी नहीं समझे तुम? ज्यादा परेशान मत हो, तुम्हें भी तुम्हारे हेनरी के पास जाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। मेरे हेनरी को मार डाला। हेनरी, बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। हेनरी को भी समझाया था मैंने, ये लुका छुपी का खेल ना खेले, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। देखो क्या हुआ उसका। लेकिन तुम समझदार हो तो मेरी बात मानोगी ना? तुम्हारे हेनरी की मौत बर्बाद हो गई, मरकर भी किसी के काम नहीं आया, लेकिन तुम मेरे काम आओगी। वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सारा खून उगलती आंखों से उस बूढ़ी औरत की तरफ देखती है और पास में ही टेबल पर रखा हुआ कांच का एक फूलदान उठाकर बुढ़िया के सर पे तीर मारती है। सर पर वार होने के कारण बुढ़िया दर्द से करा उठती है और जमीन पर गिर जाती है। बुढ़िया को इस तरह जमीन में गिरा देखकर सारा उठकर खड़ी हो जाती है और फूलदान को उठाकर एक के बाद एक बुढ़िया के सर पर वार करना शुरू कर देती है। बुढ़िया का चेहरा खून से बुरी तरह लथपथ हो चुका था। कुछ ही पलों में उसका शरीर बिल्कुल शांत पड़ गया था। बुढ़िया के शरीर में कोई हलचल होते ना देखकर सारा पागलों की तरह हंसने लगती है। मार डाला मैंने, मार डाला मैंने। सारा ने अपने हाथों की तरफ देखा। उसके हाथ खून से पूरी तरह सन चुके थे। लड़खड़ाते हुए वो उठती है और कमरे से बाहर की ओर जाने लगती है। तभी एक बार फिर उसे छड़ी की खटखट की आवाज सुनाई देने लगती है। सारा घबरा कर पीछे देखती है। बुढ़िया ठीक उसके पीछे खड़ी हुई भयानक तरीके से मुस्कुरा रही थी। ये कैसे हो सकता है? तुम तो मर गई थी ना? मैंने खुद तुम्हें मारा है। तुम जिंदा कैसे हो सकती हो? सारा के इतना कहते ही बुढ़िया और जोर जोर से हंसने लगती है और अपने सर पर लगे जख्मों से रिश्ते खून पर हाथ फिराकर उसे किसी नरभक्षी जानवर की तरह चाटने लगती है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। नहीं। सारा कमरे से बाहर की तरफ भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे वो बुढ़िया अपने ठीक सामने खड़ी हुई नजर आती है। बहुत हुआ, अब बस भी करो ये हाइड एंड सीक। एक बूढ़ी औरत को इतना परेशान करना कोई अच्छी बात है क्या? तुम इंसान नहीं हो सकती। अभी तो तुम मेरे पीछे थी ना, इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गई तुम? ओह गॉड, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? सारा का दिमाग इस समय कुछ भी सोचने समझने की शक्ति खो चुका था। अभी अभी जो उसने अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से भी उस पर विश्वास कर पाना उसके लिए बहुत कठिन था। तो क्या ये बूढ़ी औरत और उसकी पोती मर चुके हैं और उनकी आत्मा इस हवेली में भटक रही है? और वो मरे हुए लोग जिनकी डेड बॉडी अभी कुछ देर पहले उसने एक कमरे में देखी थी, जिन्होंने उसकी आंखों के सामने उसके पति को किसी राक्षस की तरह मार डाला। दर्जनों सवाल एक साथ सारा के दिमाग में घूम रहे थे। इससे पहले कि सारा इन सवालों का जवाब ढूंढ पाती, वो बूढ़ी औरत अपनी स्टिक को हवा में लहराती है और सारा की गर्दन पर एक जोरदार वार कर देती है। लोहे की छड़ी से गर्दन पर चोट लगते ही सारा जमीन में गिर पड़ती है और उसके सर से खून बहने लगता है। कुछ पलों में सारा अपने होश खो चुकी थी। दूसरी ओर मॉम, डैड, कहाँ हो आप लोग? ना आपका फोन लग रहा है, ना आपकी कोई खबर मिल रही है। मैं करूँ तो आखिर करूँ क्या? नताशा के पेरेंट्स को गायब हुए एक सप्ताह बीत चुका था। नताशा ने अपनी तरफ से अपने पेरेंट्स के बारे में पता लगाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन कुछ भी पता नहीं लग पा रहा था। पुलिस भी जांच करके थक गई थी, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ में भी कुछ नहीं लग पाया था। हेनरी और सारा पुलिस की फाइलों में गुमशुदा होकर बंद हो गए थे।
कोई नहीं जानता था कि आखिर बीच रास्ते से वो दोनों कब और क्यों और कैसे गायब हो गए। पुलिस अपनी तरफ से ये केस लगभग बंद कर चुकी थी। एक दिन अचानक सारा के मोबाइल से भेजे हुए मैसेज उसकी बेटी के मोबाइल पर रिसीव हो जाते हैं। मॉम ने मुझे एक लोकेशन भेजी है। इसका मतलब मॉम और डैड यहाँ पर रुके हुए हैं। लेकिन फिर मॉम ने ऐसा क्यों कहा कि पता नहीं वो अब तक होंगी या नहीं। कहीं वो दोनों किसी बहुत बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गए हैं। नहीं मॉम, मैं आप दोनों को कुछ नहीं होने दूंगी। आप चिंता मत करो, पुलिस आप तक पहुँचे ना पहुँचे, मैं आप तक पहुँच कर ही रहूंगी। सारा की बेटी बार बार अपने मॉम डैड का फोन डायल करती है, लेकिन दोनों में से किसी के भी नंबर पर कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती। पता नहीं अब कॉल कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। बार बार आउट ऑफ कवरेज एरिया दिखा रहा है। नताशा अपना बैग पैक करती है और कार से अपने पेरेंट्स को ढूंढने निकल पड़ती है। लोकेशन की मदद से नताशा उस बंगले तक पहुंच जाती है और दरवाजे पर पहुंचकर बेल रिंग कर देती है। स्वागत है मेरे बच्चे, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार? लेकिन आपको कैसे पता कि मैं यहाँ आने वाली हूँ? आप मेरा इंतजार क्यों करेंगी? मैं तो आपको जानती तक नहीं। परेशान मत हो, जल्दी ही सब जान जाओगी। इतने बड़े बंगले में रहने के लिए कोई साथी तो चाहिए होता है ना, इसीलिए मैं हमेशा मेहमानों का इंतजार ही करती रहती हूँ। इसी बहाने कुछ समय के लिए ही सही मेरा मन बहल जाता है। अंदर आओ, कुछ खाने पीने के लिए चाहिए? नहीं, बस थोड़ा पानी मिल सकता है? तुम बैठो, मैं अभी लाती हूँ। बूढ़ी औरत पानी लेने के लिए चली गई थी। तभी नताशा को किसी छोटी बच्ची के हंसने खिलखिलाने और राइम्स गाने की आवाज सुनाई देने लगती है। अभी तो इन्होंने कहा कि ये बंगले में अकेले रहती हैं, फिर अचानक ये बच्चा कौन है? कुछ ही देर में बुढ़िया पानी का गिलास लेकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। ये कैसा पानी है? इसमें से तो गंदी बदबू आ रही है। छी, ऐसा लगता है कोई जानवर इसमें गिरकर मर गया है। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए दूसरा गिलास लेकर आती हूँ। शायद कुछ गिर गया होगा। रहने दीजिए, मेरी पानी पीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। आप प्लीज कोई रूम दे दीजिए रात में रुकने के लिए। अब हाँ जरूर। ये देखो, ये तुम्हारा कमरा है। मॉम डैड यहाँ पर करने क्या आए होंगे? क्या करूँ? इस बूढ़ी औरत से ही पूछ लूँ क्या अपने मॉम डैड के बारे में? ये घर मुझे इतना मिस्टीरियस सा क्यों लग रहा है? पहले फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद पता लगाने की कोशिश करती हूँ। नताशा बाथरूम में जाती है और मुंह हाथ धोने के बाद बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। ये दरवाजा लॉक कैसे हो गया? कोई है? कोई है? मदद करो, मैं यहाँ फंस गई हूँ। नताशा बाथरूम का दरवाजा पीट पीट कर मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन जैसे उसकी पुकार सुनने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। खोलो दरवाजा, मैं कहती हूँ मुझे बाहर निकालो, कोई है? नताशा रोते हुए एक बार फिर से बाथरूम के दरवाजे में लात मारती है। उसकी उम्मीद के विपरीत इस बार बाथरूम का दरवाजा ऐसे खुल जाता है जैसे वो कभी बंद ही नहीं हुआ था। वो दौड़कर बाथरूम से बाहर आती है, लेकिन बाथरूम के बाहर उसे कोई भी नजर नहीं आता। ये दरवाजा लॉक किसने किया था? यहाँ तो कोई भी नहीं है। नताशा घबराते हुए वापस अपने बेड पर आकर बैठ जाती है। तभी उसे अपने कमरे में उड़ती हुई एक मधुमक्खी नजर आती है। मधुमक्खी बार बार आकर नताशा के कान के पास आकर गुनगुन की आवाज कर रही थी। तभी मधुमक्खी नताशा के कान में डरावनी आवाज में उसका नाम फुसफुसाने लगती है। नताशा। क्या मैंने अभी सुना? मधुमक्खी ने मेरा नाम पुकारा। नताशा घबराकर दरवाजे की ओर जाती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है सामने उसे वही बूढ़ी औरत खड़ी हुई नजर आती है। आप यहाँ? तुम्हारे लिए पानी का जग लाई थी। क्या हुआ, तुम घबराई हुई नजर आ रही हो? वो पता नहीं किसने मुझे बाथरूम में लॉक कर दिया था। सो जाओ, पुराना घर है, कभी कभी हो जाता है। नताशा वापस अपने कमरे में आकर लेट जाती है, लेकिन अब उसकी आंखों में नींद नहीं थी। ये हवेली अब उसे बहुत ही डरावनी महसूस हो रही थी। सर्च शुरू करती हूँ। वो बुढ़िया भी अभी तक सो गई होगी। कहीं ऐसा तो नहीं इस बुढ़िया ने ही मॉम डैड को यहाँ पर कैद करके रखा हो। लेकिन ये ऐसा क्यों करेगी? क्या नताशा अपने मॉम और डैड का सच जान पाएगी? आखिर क्या है इस हवेली का रहस्य?
जानने के लिए देखना ना भूले। वेलकम हो।